नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हाल में अलास्का में हुई बैठक की। ये बैठक यूक्रेन संघर्ष और रूस के कथित अलगाव के माहौल में हुई और हाँ, काफी चर्चा में रही है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है इस बैठक पर, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जो मुख्य बातें हैं और शायद जो छिपे हुए मतलब हैं वो निकाल सकें। मकसद यही है कि समझे कि भाई बैठक से हासिल क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या रणनीति थी और वो कौन से इशारे थे जो शायद पहली नजर में पकड़ में न आए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो ऊपर से देखने में एक शांति वार्ता जैसी लग रही थी, उसके असल में कई गहरे रणनीतिक मायने हैं, दोनों नेताओं के लिए भी और दुनिया की राजनीति के लिए भी। हाँ, बैठक चली करीब 3 घंटे, लंबी बैठक थी। हाँ, काफी देर तक। फिर जब दोनों नेता बाहर आए मीडिया के सामने, तो ट्रंप ने कहा कुछ प्रगति हुई है, लेकिन साथ ही फौरन जोड़ दिया कोई सौदा नहीं जब तक सौदा न हो, और फिर बिना सवाल लिए चले गए। ये क्या था? थोड़ा अजीब नहीं? नहीं, ये बिल्कुल ट्रंप का अंदाज है। बयान एकदम अस्पष्ट रखा। इससे लगता भी है कि हाँ, कुछ बात आगे बढ़ी, लेकिन कोई ठोस वादा नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं। और मीडिया को भी उलझाए रखा। बिल्कुल, मीडिया अंदाजे लगाता रहे, प्रगति का एक आभास दे दिया बिना किसी बंधन में बंधे। अच्छा, और पुतिन के लिहाज से उनके लिए क्या ये बैठक फायदेमंद रही? देखिए, पुतिन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। आप सोचिए, 2 साल से पश्चिमी देश कह रहे थे कि रूस अलग थलग पड़ गया है, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो इससे वो जो ग्लोबल पारिया या वैश्विक बहिष्कृत वाली छवि बनाने की कोशिश थी, वो कमजोर पड़ती है ना? सही बात है। और फोकस भी बदला शायद। हाँ, बिल्कुल। फोकस युद्ध के मैदान से, जहां रूस हमलावर दिखता है, हटकर डिप्लोमेसी की केबल पर आ गया, और कूटनीति में पुतिन ज्यादा सहज महसूस करते हैं। और ये पश्चिमी देशों की एकता पर भी एक हल्का सा सवाल उठाता है कि अगर अमेरिका बात कर सकता है तो बाकी देश कब तक पूरी तरह दूरी बनाए रखेंगे। तो पुतिन के लिए तो ये एक तरह की प्रतीकात्मक जीत हो गई, लेकिन ट्रंप ने भी तो कुछ सोचकर ही ये किया होगा। बैठक के बाद उन्होंने फॉक्स न्यूज पे कहा कि पुतिन से प्रगति हुई है, इसलिए वो चीन पर नए टैरिफ नहीं लगाएंगे, चीन जो रूसी तेल खरीदता है। हाँ। पर उसी वक्त भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारत भी तो रूसी तेल का बड़ा खरीदार है। ये विरोधाभास क्यों? क्या रणनीति है इसके पीछे? ये एक बहुत सोची समझी चाल लगती है। ये है कि रूस पर सीधे प्रतिबंध लगाने के बजाय अमेरिका उसके जो बड़े ग्राहक हैं, जैसे भारत और चीन, उन पर दबाव डाल रहा है। अच्छा, खरीदारों के जरिए रूस पर दबाव। हाँ, बिल्कुल, ताकि वो रूस से तेल खरीदना कम करें या बंद करें। इससे होता क्या है कि रूस से बातचीत का दरवाजा भी खुला रहता है। ट्रंप सीधे टकराव से बचते हैं, लेकिन अमेरिकी दबदबा भी बना रहता है। तो ये भारत और चीन के लिए एक तरह की परीक्षा हो गई। हाँ, बिल्कुल, कि वो रूसी तेल के लिए अमेरिकी बाजार तक अपनी पहुंच को कितना जोखिम में डालने को तैयार हैं। और सिर्फ वही क्यों, यूरोप भी ये सब देख रहा है। यूरोप के लिए क्या संकेत है इसमें? संकेत साफ है। अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो मॉस्को से नहीं, आप वॉशिंगटन से बात कीजिए। अमेरिका खुद को जैसे एनर्जी पॉलिटिक्स में एक बिचौलिए, एक अहम खिलाड़ी की तरह स्थापित कर रहा है। दिलचस्प। अच्छा, बैठक के दौरान एक और बात हुई। आसमान में B-2 बॉम्बर उड़ता देखा गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, शिखर बैठकों में ऐसी चीजें शायद ही कभी इत्तेफाक होती हैं। ये शक्ति प्रदर्शन होता है, जानबूझकर किया जाता है। एक संदेश देने के लिए। हाँ, संदेश साफ होता है, हम शांति की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैन्य ताकत को नजरअंदाज मत करना। ये दूसरे पक्ष के लिए एक चेतावनी भी होती है और अपने देश के लोगों के लिए एक तरह का आश्वासन भी। समझ गया। अच्छा, एक और बयान पर आते हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने काफी सीधी बात कही। का समझौता करना होगा। देखो, रूस एक बहुत बड़ी ताकत है और वे यानी यूक्रेन नहीं है। हाँ, ये बयान बिल्कुल जिसे कहते हैं रियल पॉलिटिक वाला है, ताकत के संतुलन पर आधारित। जैसा कि स्रोत का विश्लेषण बताता है, ट्रंप शायद यूक्रेन को एक छोटे देश की तरह देखते हैं, जिसे बड़ी शक्तियों के बीच अपनी जगह को, अपनी सीमाओं को समझना होगा। आदर्शवाद से ज्यादा हकीकत पर जोर। हाँ, स्रोत का तर्क यही है कि भू राजनीति में असल ताकत मायने रखती है, सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत, सिर्फ समानता के आदर्शवादी विचार नहीं। अच्छा, ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच किसी संभावित बैठक का इशारा भी किया था, लेकिन पुतिन ने इस पर कुछ कहा? यही तो बात है, पुतिन ने ऐसी किसी बैठक का कोई जिक्र नहीं किया।
बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि शांति तभी होगी जब संघर्ष के मूल कारणों का समाधान हो। और मूल कारण से उनका मतलब है यूक्रेन का नेटो में ना जाना। बिल्कुल, वही उनकी मुख्य मांग है। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि रूस अभी किसी जल्दबाजी में नहीं है युद्ध विराम के लिए, वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। विश्लेषण में एक और छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात नोट की गई है। जब रूसी विमान वापस जा रहा था तो अमेरिकी सैनिक कथित तौर पर उसकी तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन जब एयरफोर्स वन गया तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये बस एक अवलोकन है, कोई ठोस नतीजा निकालना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये शायद ताकत के प्रदर्शन और उसके प्रति जो एक आकर्षण या कहें निगरानी की भावना होती है, उस पर एक हल्की सी टिप्पणी हो सकती है, कौन जाने। सही कहा। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो अलास्का की ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। ये तो कूटनीतिक इशारों, रणनीतिक दबाव और हाँ, शक्ति प्रदर्शन का एक मिलाजुला खेल था। बिल्कुल सही। इसमें प्रतीकात्मक जीत हासिल करने की कोशिश थी, भविष्य के लिए अपने विकल्प खुले रखने की चालें थीं और दुनिया के मंच पर अपना असर बनाए रखने का प्रयास साफ दिखता है। और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या अमेरिका की ये जो नई रणनीति दिख रही है कि रूस पर सीधे एक्शन लेने के बजाय उसके खरीदारों और सहयोगियों पर दबाव डालो, क्या ये भविष्य में बड़ी शक्तियों के बीच कूटनीति का एक नया पैटर्न बन सकता है? सोचने वाली बात।